नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं बजट के बारे में। बजट जो देश का आईना होता है, बजट हमें ये बताता है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है। तो चलिए बजट को समझते हैं और जानते हैं कि जो वादे हमारे सरकार ने किया था क्या वो पूरा हुआ, क्योंकि ये साल इलेक्शन ईयर भी है तो ये बजट बहुत मायने रखता है। हालांकि ये बजट इंटरिम बजट है, जो फाइनल बजट है वो जुलाई के महीने में आएगा। इंटरिम बजट का मतलब होता है इलेक्शन से पहले जो भी खर्च है उसको मैनेज करना, उसके लिए बजट आना। तो हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट प्रेजेंट कर दिया है। तो आज की वीडियो में पूरे बजट को समझते हैं। हो चुका है और इस बार का जो थीम है वो है विकसित भारत बाय 2047। विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हम सबका सपना है कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बने। और इसी संदर्भ में इस बार के बजट का जो थीम है वो है विकसित भारत बाय 2047। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करना उससे भी बड़ी बात होती है। तो भारत सरकार ने भी बहुत सारे सपने देखे भारत के बारे में, और आज हम उस बजट में समझेंगे कि कितने सपने हमारे पूरे हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि इसमें हम समझेंगे कि क्या फैक्ट है, क्या टैक्सेशन सिस्टम है और भारत में कैसे बजट बनता है। अगर हम बात करें हाइलाइट्स की, मेन फोकस एरिया की, तो पूरे बजट में कैपेक्स पे फोकस किया गया है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। भारत सरकार का जो भी खर्चा है वो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस्ड है। ये अच्छी बात है क्योंकि कैपिटल जो है वो हमें एक प्रोडक्टिव अर्निंग देता है। आज हम कोई रोड बनाते हैं, बाद में उसी रोड के टैक्स से हम आगे भी बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होता है और इसमें सरकार को अच्छी खासी पैसे खर्च करने चाहिए। अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 9,05,00,000 रुपया खर्च किया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। वही इस साल 11,11,000 रुपया खर्च किया जा रहा है किस पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, यानी कि पोर्ट्स बनाना, रेलवे बनाना, हाईवे बनाना, ये सारा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। रेलवे सेक्टर की बात करें तो पूरे बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है इस बार रेलवे पे। रेलवे में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसा कि आपको भी पता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उस पर फोकस किया गया है और पूरे साल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमें मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल ली गई है। इसमें 3 कॉरिडोर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहला कॉरिडोर है एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा है हाई डेंसिटी कॉरिडोर। ये तीनों ही कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 न्यू कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है रेलवे में और रेलवे का बजट क्या है? 2.55 लाख करोड़। रेलवे को बजट में मर्ज किया गया। पहले रेलवे बजट सेपरेट आते थे, फिर रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है। रेलवे बहुत मायने रखता है क्योंकि ये हमारी देश का बुनियाद है। रेलवे में 40,000 रेल बोगीज को वंदे भारत एक्सप्रेस में कन्वर्ट करने की बात की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो कितने रेल बोगीज कन्वर्ट होने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में? 40,000 रेल बोगीज। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अमृतकाल की घोषणा करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बोलते हैं कि एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत नैनो डैप फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये क्या है समझते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट स्टेप ली गई है वो है आयल सीड इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक फार्मिंग पे फोकस करने की बात की गई है। इसमें नैनो डैप जो कि एक फर्टिलाइजर है वो इफ्को द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है देखते हैं। नैनो डैप का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। इसमें अमोनियम और फॉस्फोरस दोनों ही है, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही मिलाकर ये पूरा फर्टिलाइजर तैयार किया गया है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा फार्मर के लिए। अगर हम बात करते हैं आयल सीड इनिशिएटिव की, तो भारत सरकार बाहर से जो एडिबल आयल इंडिया में आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार कोशिश कर रहा है कि भारत में खुद ही आयल जो है वो बनाया जाए और जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो डोमेस्टिक आयल पे निर्भर हो।
यानी जो एडिबल ऑयल जो ज़्यादातर हम लोग थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कंट्री से लेते थे, उसे कम करने की बात इस बजट में की गई है। और सनफ्लावर और अदर सोर्स से जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करने की बात सरकार हाईलाइट करती है। अगर हम इस साल की बात करें तो फूड सब्सिडीज़ को भी कम करने की बात सरकार ने किया, जो कि बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि सरकार जो है फूड सब्सिडीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। बहुत सारे स्कीम्स निकाले जाते हैं सरकार के द्वारा, जिसमें आम लोगों को क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, जैसे कि गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत चावल, दाल, गेहूं सस्ते दाम पे पूरी फैमिली को दी जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो 2024-25 में बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 1,25,00,000 एक 1.25 लाख करोड़ की बात की गई है। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल करीब 1,16,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, जिसमें ये एस्टिमेट किया गया था, यानी बजट में लाया गया था कितना, 1,16,000, लेकिन एक्चुअल में खर्च किया गया केवल 1,08,000, यानी कि जो हमने एस्टिमेट किया था उससे भी कम हमने एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया। वहीं इस साल की बात करें तो पूरे एजुकेशन सेक्टर पे 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की बात सरकार करती है। एजुकेशन सेक्टर में आईआईटी और एनआईटी और आईएम के तो खर्च नहीं बढ़े, लेकिन वही अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि बहुत मायने रखता है, तो वहाँ पे खर्च बढ़ाया गया है और इस बार काफ़ी फंडिंग की जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यानी यूजीसी के द्वारा जो यूनिवर्सिटी चलाई जाती है उसमें सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली है, यानी एजुकेशन सेक्टर में भारत सरकार काफ़ी आगे जाने वाली है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में मायने रखता है डेवलपमेंट रिसर्च। जी हाँ, रिसर्च साइंस एंड रिसर्च में सरकार ने इस बार बजट में बढ़ोतरी की है और अच्छा खासा पैसा रिसर्च में जाने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। रिसर्च और इनोवेशन में मनी को इंक्रीज किया गया है सरकार के द्वारा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च और इनोवेशन जैसे फील्ड में मनी को बढ़ाया जाएगा। अगर हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आ सकता है, तो जैसे रूफ टॉप सोलराइजेशन पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू रूफ टॉप सोलराइजेशन कितने करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने दिया जाएगा। तो देखिए, सरकार ने अनाउंस किया है हर महीने 300 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी फ्री किया जाएगा। कितने लोगों को? 100 करोड़ हाउस होल्ड को। तो बहुत बड़ी बात है कि हर किसी को बिजली मुफ्त मिलेगा। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन की बात की जाए तो सरकार ने 100 मिलियन कोल गैसिफिकेशन और लिक्विडिफिकेशन करने वाली है। कब तक? तो ये सरकार करने वाली है 2030 तक। आ रहा है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आयुष्मान स्कीम जो है वो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के लिए बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान स्कीम बहुत ही बड़ा स्कीम है सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या होगा, आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत जो भी इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो भी गरीब लोग हैं उनको फ्री में इलाज करवाया जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च होता है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में भी, वो भी कम किया जाएगा इन लोगों के लिए, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के लिए। सेंटर ने इनकरेज किया है वैक्सीन। चलिए देखते हैं, सेंटर ने बजट अनाउंस किया है वैक्सीनेशन किसके लिए, तो सर्विकल कैंसर के लिए। ये बीमारी से बहुत सारी जो फीमेल हैं वो पीड़ित हैं और इसी संदर्भ में सरकार ने सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किया है। इसमें बॉडी में कैंसर हो जाता है इस पार्ट में और ये इम्पैक्ट करता है ओवरी को, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब को। आगे देखते हैं, सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में भी 90,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम में बजट बढ़ाने की बात की है सरकार ने, जिसके अंतर्गत स्वनिधि स्कीम में क्या है, जो वेंडर है उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है और सरकार जो है उनको सपोर्ट करती है स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो भारत में जीडीपी ग्रोथ को दो तरीके से मेजर किया जाता है। पहला होता है रियल जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। दोनों को समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है किसी साल में कितना जीडीपी बढ़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सरकार क्या करती है, पूरे देश की इनकम को मेजर करती है इसके द्वारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हमारे भारत का ग्रोथ रेट भी बताता है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस साल जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो 10% है। ये 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट भारत का 4% रहा है। यानी रियल जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है, 10 - 4 यानी 6%। तो केवल 6% एक्चुअली में भारत में ग्रोथ हुआ है। तो रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन को काउंट करती है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करती है। 2022-23 में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% था। वही अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 4% था। यानी रियल जीडीपी ग्रोथ केवल 6.5% रहा है 2023 में, जो कि अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे वो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, उन्होंने भी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6%, 6.4, 6.5 ही बताया है। यानी कि इस साल जो हमारा एस्टिमेट था वो सही था। हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 6.5% है 2023 के लिए। ये बिल्कुल ही लिख ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे फोकस किया गया है और इसके अंतर्गत 80,671 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। ठीक है, तो एक अच्छा इंक्रीमेंट है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में भी चेंजेस किए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना में भी बदलाव किया गया है और कोशिश की गई है कि भारत में सभी को घर मिल पाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, तो देखिए एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट भारत का है 17.86 लाख करोड़। अब आप सोचेंगे ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर जो है और इनकम दोनों का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कि आपका इनकम 100 रुपया है, लेकिन आपने खर्च 200 रुपया कर दिया, तो जो 100 रुपया है 100 क्यों है, क्योंकि 200 रुपया तो आपने खर्च कर लिया, लेकिन पैसे तो आपके पास केवल 100 ही थे। तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपया आपने खर्च किया वो क्या है, डेफिसिट है, और इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमेशा जीडीपी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में हमारा फिस्कल डेफिसिट था 5.8% और वही 2024 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट 5.1% होगा। ये हमारा टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट है। 2003 में सरकार ने FRBM एक्ट लाया था। इसके अंतर्गत क्या था देखते हैं। ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत सरकार कहती है कि हमारा एक्सपेंडिचर कभी भी हमारे इनकम से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। 2003 में इसे लाया गया, जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिससे हम बजट को मैनेज कर पाए। लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखता है और आज भी हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.8% के करीब है। देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया और उसके पूरे साल में केवल 2008 ही एक ऐसा साल था जहां पे हमारा फिस्कल डेफिसिट 1% से भी कम था, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन उसके बाद से इस पे कोई खास काम किया नहीं गया है और हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बजट की अर्निंग को देख लेते हैं। देखिए, बजट कैसे अर्न हुआ है, हमारा जो पूरा बजट है वो कैसे बनता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है और कहाँ से सबसे कम टैक्स आता है। तो अगर हम टैक्स सिस्टम को देखें तो पूरे बजट में जो हमारी सबसे ज़्यादा टैक्स है और रेवेन्यू है, जो हमें इनकम देता है,
वो है बोरोइंग। जी हाँ, हम बाहर से, बाहर की कंट्री से और डिफरेंट मीडियम से बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अबाउट 34% हम क्या कर रहे हैं, पैसा बोरो करके खर्च कर रहे हैं। तो कर्ज लेके खर्च करना सही माना नहीं जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए बर्डन होता है। ठीक है, अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम में जो टैक्स होता है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वही हमारा सोर्स होता है पैसे कमाने का। तो पूरे भारत में जो बजट इनकम है वो कहाँ से आता है? तो देखिए, इनकम टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इनकम देता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कौन से टैक्स से हमें कितना इनकम मिलता है, वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको, 15% जो है वो इनकम टैक्स से आता है, 15% हमें कॉरपोरेशन टैक्स से आता है, यानी कॉर्पोरेट से आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो वो है 2%। ठीक है, जीएसटी से हमें आता है 17%, यानी सबसे ज़्यादा हमारी जो इनकम अर्निंग है वो आती है बोरोइंग से 34%। सेकंड जो है वो है जीएसटी, यानी 17%। इनकम टैक्स से आता है 15% और कॉरपोरेशन टैक्स से भी आता है 15%। ये है हमारा पूरा इनकम अर्निंग सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे बजट को समझने के लिए। न्यू टैक्स स्लैब कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अगर आपका अर्निंग जो है वो 3 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अर्निंग 3 से 6 लाख की है तो 5% आपको टैक्स लगेगा। देखिए, ये 5% भी आप फ्री हो सकते हैं अगर आप 87A के अंतर्गत फाइल करते हैं टैक्स को। ठीक है, तो आपका ये जो 5% है वो भी हट सकता है। अगर हम बात करें 6 to 9 लाख की, तो टैक्स रेट है आपका 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% और एवर 15 लाख की अर्निंग है तो 30% टैक्स देना होगा। अब देख लेते हैं बजट एलोकेशन को, कितने पैसे कहाँ खर्च किए गए हैं। तो देखिए, मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत करीब 86,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में 100 दिन की रोजगार दी जाती है रूरल लेबर को, और ये बहुत ही मायने रखता है उनके लिए, और अच्छी बात है सरकार इस पे खर्च कर रही है। उसके अलावा आयुष्मान भारत की बात करें तो 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है सोलर पावर के लिए। जी हाँ, सोलर पावर को इंडिया में पूरी तरह से बढ़ोतरी दी जा रही है, पूरी तरह से बढ़ाया जा रहा है अब, और 8,500 करोड़ रुपया इस बार बजट में एलोकेट किया गया है सोलर पावर में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात करें तो इसमें 6,200 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। वही ग्रीन हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो 600 करोड़ रुपया ग्रीन मिशन में खर्च किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि बजट में ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस किया गया है, सोलर पावर पे फोकस किया गया है, मनरेगा पे फोकस किया गया है। तो इस तरह से हम बजट की पॉजिटिविटी की बात की जाए तो बजट ने अच्छा खर्च किया है, जहाँ पे खर्च करना चाहिए वहाँ पे किया गया है। लेकिन वही एजुकेशन सेक्टर में खर्च को कम किया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी में पैसे कम खर्च किए गए हैं। 7 ट्रिलियन इकॉनमी, अभी हाल में इंडिया ने कहा है कि वो 7 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा 2030 तक। कुछ याद आ रहा है आपको? 2022 में सरकार ने अनाउंस किया था कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी भारत बनने वाला है। 2018 के करीब में ये अनाउंसमेंट आया था, और 2022 में भारत 5 ट्रिलियन क्या 4 ट्रिलियन भी नहीं बना है। टोटल भारत का जो अर्निंग है वो है 3.7 ट्रिलियन। तो भारत 3.7 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुका है 2022 में, और 2030 तक हम 7 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, और एक ऐसा समय आएगा कि हम 7 ट्रिलियन इकॉनमी भी बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे ये तो अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, सरकार ने अनाउंस किया है 2030 तक बन सकते हैं। अगर हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 45% रेट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का दिखा रहा है रिपोर्ट में। हाँ, रिपोर्ट से याद आती है कितनी रिपोर्ट भारत सरकार ने रिलीज़ किया है। तो जी हाँ,
रिपोर्ट बहुत कम रिलीज़ हुआ गया है पूरे साल, लेकिन जो भी रिपोर्ट आया है उसमें कुछ पॉजिटिव साइन भी आए हैं, जैसे कि इंडिया ने अच्छा खासा इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट किया है। अगर हम बात करते हैं इंडियन इकॉनमी की, तो इंडियन इकॉनमी में जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, उसके अंतर्गत काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाया गया है। लेकिन बहुत सारी जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया की फेलियर भी दिखाया गया है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत सरकार लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिरता जा रहा है। भारत की जो रैंकिंग है वो 111 है इस साल, और जो देश में हर तरह की वैरायटी के फूड्स ग्रो हो सकते हैं, पूरा जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, वहाँ पे हंगर इंडेक्स का ऐसे पोजीशन पे आना दुर्भाग्य है, नो डाउट। और इस पे सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वो वर्ल्ड लेवल पे रिलीज़ किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग बहुत ख़राब है। अगर हम बात करें मिडिल क्लास की कंडीशन की, तो देखिए जो रिचर क्लास है वो तो खैर अमीर अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हुई है। 2016 से 2021 की अगर हम रिपोर्ट को देखें, तो मिडिल क्लास की जो कंडीशन है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास की, वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। पुअरेस्ट की कंडीशन बहुत ख़राब है, यानी भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार की बात करें तो सरकार कहती है कि भारत में गरीबी कम हुई है। ठीक है, उनकी भी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और करीब 21 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लुकिंग अहेड एंड प्लानिंग इज प्रेफरेबल टू लुकिंग बैक एंड रिग्रेटिंग, बहुत ही अच्छा लाइन है, और इस लाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और बस यही कहूँगी कि जो फाइनल बजट है वो तो जुलाई में आएगा, और उसे भी हम लोग देखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और पीछे देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।